हाँ जी, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। 10th साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी और इसके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक क्या है? रेसिस्टेंस। तो पहले ऐसे जनरली बात करते हैं, रेसिस्टेंस क्या है। कभी आपका गला दर्द करता है? जब कुछ खाना खाते हो यहाँ दर्द करता है, फिर लिलरता नहीं है ना? माने आपने खाने के फ्लो में यहाँ पर ये क्या डाल रहा है? रुकावट डाल रहा है, रोक रहा है कि भैया बहुत दर्द करता है, मत जाने दो। तो ये क्या कहलाया? इसका रेसिस्टेंस कहलाया, है ना? यहाँ पर ये रोकने के लिए क्या कहलाया? रेसिस्टेंस कहलाया। ठीक है, एक पाइप ले लो, उस पाइप में पानी फ्लो करो, अब उस पाइप को बीच से दबाने लगो तो उधर का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो हम बीच में उसको रोकने का काम कर रहे हैं, उसके फ्लो को, वो क्या कहलाया? रेसिस्टेंस कहलाया। मैं आप बोल रहा हूं, यहां पर आप ये लगा दो, ऐसे ऐसे करने लगो, मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगी, रोक रही है। जो भी रुकावट आ जाए वो उसका क्या कहलाया? रेसिस्टेंस कहलाया। ये वही रोल करता है जो फ्रिक्शन का काम करता है। जैसे आप जो है स्मूथ रोड पर साइकिल चलाओ, बढ़िया फ्लो होती है, ऊबड़ खाबड़ में चलाओ, ज़्यादा ताकत लगती है। माने जो ऊबड़ खाबड़ चीज़ है उसमें फ्रिक्शन लगाती है ज़्यादा। तो इसी तरह से जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसको रोकते हैं लोग, है ना? और ये संसार का नियम है यार, हर बढ़ती चीज को रोकने वाले तैयार हो जाते। तुम कहीं आगे बढ़ रहे हो, आपका विरोध वाले तैयार हो जाएंगे, अरे यार वो तो बहुत बेकार है, कितना अच्छा कर रहे हो तो, लेकिन आपको बोलेंगे कि बेकार है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ लोग हो जाते हैं, वो आपका क्या कर रहे हैं? रेसिस्ट कर रहे हैं, उधर मत जाना, बेकार है। ठीक है, वो खुद गया था तब बेकार नहीं है, लेकिन अब आप जा रहे हो तो क्या है? बेकार है। तो इस तरह से कोई भी मोशन है उसको हम रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। अब लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की, कि इलेक्ट्रिसिटी में ये रेसिस्टेंस क्या है? तो जो उसका काम है वही करेगा, ये भी रोकेगा, लेकिन किसके चीज को रोकेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो रेसिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? आर से। डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो चार्ज के फ्लो को क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता है। या कह सकते हो इंपीडेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो उसने इंपीडेंस डाला, रेसिस्ट डाला, इंपीडेंस का मतलब रुकावट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो याद हो गया रेसिस्टेंस क्या है? इंपीडेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक, ये ऐसे कर सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। या फ्लो ऑफ चार्ज ना करके फ्लो ऑफ करंट भी बोल सकते हो। थ्रू अ कंडक्टर इट इज नोन एज रेसिस्टेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो इसकी एसआई यूनिट है तो क्या है? ओम है। एसआई यूनिट क्या है? ओम है। तो ओम क्यों है यार? अभी देखे कि ये जो पैदा हुआ था ओम्स लॉ से ही तो पैदा हुआ था। ओम ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, एक चीज उसमें कांस्टेंट रहेगी, जो कांस्टेंट रहेगी वही यही है, वो क्या है? रेसिस्टेंस है। उसने खोजा, उसका माई बाप तो ओम है, उन्हीं के नाम से रख दिया कि ये ओम हो गया। ठीक है, जैसे आपका नाम होता है तो पिताजी का कास्ट आपके साथ जोड़ देते हैं तो पता चलता कि हाँ उसी का लड़का है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर ये क्या जोड़ दिए हैं? ओम जोड़ दिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। इसको डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। लेकिन यूनिट क्या है? ओम। ओमेगा नहीं है, इस लेटर का नाम ओमेगा है, लेकिन इसको अब हम बोलचाल में ओम ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ओम। भले इसको ओमेगा जैसे बनाएंगे लेकिन बोलेंगे क्या? ओम। समझ में आ गया? अब इसकी हमको यूनिट समझाना है, इसके यूनिट को हम कैसे समझाएं यार? तो अभी मैं बोला था ओम्स लॉ से इसको डिफाइन कर सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। आई को ट्रांसपोज कर दिए, ये फार्मूला बना। अब यूनिट डिफाइन करना होता है तो सबका यूनिट लिख दो। जैसे R का यूनिट क्या है? ओम, तो ये लिख दिया 1 ओम। वोल्ट का यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? 1 वोल्ट। और करंट का यूनिट क्या है? 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसको बोल दो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन इट्स रेसिस्टेंस इज 1 ओम। है ना? बोलो तो, इफ द, भी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ तो बोलो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड
current flowing through it is 1 ampere, then its resistance is said to be 1 ohm. नीचे से भी बोल सकते हो भैया, आपको तो बोलना ही है. If the current flowing through a conductor is 1 ampere and potential difference across the conductor is 1 volt, then its resistance is 1 ohm. यहाँ से भी बोल सकते हो 1 ohm is the resistance for a conductor in which potential difference across it is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere. अपने से डिफाइन करना है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. कॉन्सेप्ट वाला तो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, if the potential difference across a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, the resistance is 1 ohm. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर हो गया? तो ये जो है रेसिस्टेंस है. अब रेसिस्टेंस के बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस को कौन कौन से, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की सिर्फ हम बात करेंगे. आपके सिलेबस में जो है कंडक्टर है तो अभी है, बड़ी क्लास में हम जाएंगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वगैरह भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आप लिखोगे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो इसका मतलब क्या है, मैं बोला था डायरेक्टली का मतलब होता है यदि एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी. तो मुझे ये बताओ, आपसे अब क्वेश्चन ये ना पूछेगा, ये पूछेगा कि कोई 1 मीटर की वायर है, सेम मटेरियल की है, सेम थिकनेस की है, और एक 2 मीटर की वायर है, सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? 1 मीटर की वायर है, एक 2 मीटर की वायर है. ठीक है, ये कॉपर की है, सेम थिकनेस की है, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? अभी यहाँ पढ़े हो, इसका दिमाग लगाओ यार. कैसे बराबर होंगे? लेंथ के बट पर डिपेंड कर रहा ना. ये लेंथ इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आया? तो किसका ज़्यादा होगा? 2 मीटर वाले का. 2 मीटर वाले का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, गांव में देखो कि जब लाइट लगाते हैं, अपना बोर चलाते हैं, माने पंप चलाते हैं, और यहाँ पर मान के चलो ट्रांसफार्मर लगा है, मेरा खेत यहीं पर है तो मेरे खेत में जो सबमर्सिबल पंप लगा है उसको पानी दे रहा है, लेकिन यहाँ से जो आधा किलोमीटर दूर बेचारा तार खींच के ले गया है, उसका नहीं चल रहा है, करंट तो वही जा रहा है. फिर क्यों नहीं चल रहा है ना? क्योंकि जब वो आधा किलोमीटर गया तो यहाँ से तार लेके गया, तार की लेंथ ज़्यादा हो गई, लेंथ ज़्यादा हो गई तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा. रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट बहने न देगा, रोक देगा. करंट नहीं पहुँच रहा तो बेचारा चले कैसे, है ना? तो इस तरह से लेंथ इंक्रीज करने पर क्या हो जाता है, करंट इंक्रीज होता है. जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करते जाओगे करंट क्या होता जाता है, इंक्रीज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इंक्रीज. समझ में आ गया एक फैक्टर? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर वर्ड्स में लिखोगे ऑन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग लेंथ. ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट इसमें चलते हैं और इसको समझते हैं. दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना? क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आर प्रोपोर्शनल, हम ये क्या लिखते हैं, 1/A. ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसका मतलब ये है कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. पर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटाई से है. जैसे मान के चलो मैं एक वायर बना लिया ये वाली, और दूसरी वायर बना लिया ये वाली. ठीक है, किसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है? पहले क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ. जो ज़्यादा मोटी है, ये वाला एरिया जो सर्कुलर एरिया आपको दिख रहा है, यही क्या कहलाया, क्रॉस सेक्शन. इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है. ठीक है, अब मान लो ये भी कॉपर की है, ये भी कॉपर की है, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन एक पतली है एक मोटी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है. कभी कभी ये नहीं देता कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, बोल दिया थिक वायर है, ये थिन वायर है, ये क्या है, थिक वायर है. किसका रेसिस्टेंस कम होगा?
थिक का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। तो अभी मैं एग्जाम्पल दिया था कि वो आदमी आधा किलोमीटर दूर है, उसका पंप नहीं चल रहा है क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गई तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब उसको चलाना ही है तो क्या करना चाहिए, अब यहाँ से दिमाग लगाओ। तार को कैसा ले जाना चाहिए, मोटा, मोटी तार को लगाओ तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, तब तो चलेगा। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो एक बल्ब चलाना है, ट्यूबलाइट चलाना है, आप पतली तार लगा देते हो। आपको कूलर चलाना है, क्या लगाओगे, थोड़ा मोटी तार लगाओगे क्योंकि उसका रेसिस्टेंस और डिक्रीज करना है। यदि पतली तार लगाओगे तो पतली तार क्या होती है, जल जाती है। चक्की वाली 3 फेज की मशीन चलाते हो और मोटी वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं तो जल्दी वो जल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो थिक वायर होगी उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, है ना। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का सीधा है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए जैसे मान के चलो कि ये वायर है, ये क्या है, वायर है। अब यहाँ पर ये इसका वायर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसमें इधर इधर करंट चल रहा है। मान लो यहाँ से आपका कूलर या पंखा या बल्ब कुछ सारा चीज़ क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 5 ओम है। कितना है अभी, 5 ओम। अब मैं ये 30 का कर दिया 60 डिग्री, बहुत गर्मी हो गई यार, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो अब रेसिस्टेंस कितना हो गया, मान लो 7 ओम हो गया। रेशियो में नहीं बहता पर बढ़ता है, इसलिए हम डायरेक्टली इन्वर्सली ना बोलेंगे, डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं बोलना है। बढ़ेगा, किस रेशियो में बढ़ेगा वो जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब तारें गर्म हो जाती हैं तो अपने आप रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि करंट को फ्लो को रोक देती है, तो गर्म होकर पिघल जाते, टूट जाती है, आधे करंट नहीं फ्लो होता। ठीक है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद हम 4th नंबर में चलते हैं, मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल का वो रेसिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सबसे अच्छे जो कंडक्टर होते हैं ये सिल्वर होता है और गोल्ड होता है ना, चांदी और सोना, ये सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करते हैं, ये रेसिस्टेंस लगाते नहीं। रेसिस्टेंस बुरी चीज़ है, आप जाओ कोई आपको रोकेगा तो अच्छा लगेगा, करंट जा रहा है उसको कोई ना रोके तो अच्छा, बढ़िया फ्लो हो रहा है, हमको तो करंट चाहिए। ठीक है, तो अच्छे ये कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से, सिल्वर और गोल्ड। तो एक काम करते हैं यार, पंखा वंखा में सब तार वार बदल करके सिल्वर है गोल्ड लगाते हैं अच्छे कंडक्टर है तो। पर ये इतने महंगे हैं कि हम घर में डोमेस्टिक लाइट में यूज नहीं कर पाते हैं। नहीं, आपको तो लाइट तो लगवाना है, रखवाली में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लोग चोरी करके ले जाएंगे है ना, ऐसे करके। और महंगे भी हैं, आप बहुत बड़े आदमी भी हो गए हो तब भी इसका यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो है ऊपर जो सैटेलाइट जाते हैं उनके फंक्शन के लिए, जो स्मार्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं है ना उनके फंक्शन के लिए, जो स्मार्ट कंप्यूटर होते हैं उनके फंक्शन के लिए, कुछ मोबाइल्स होते हैं जो ज़्यादा महंगे होते हैं। अब बोलो कि यार ये महंगा मोबाइल है तो 2 लाख 3 लाख का मिल रहा है, वही फंक्शन इसमें भी है जो 20,000 में मिल रहा है, तो 2-3 लाख वाला हम मोबाइल क्यों लें, वो ज़्यादा स्मूथ चलेगा क्योंकि उसका जो सर्किट होता है उसके भीतर ये सर्किट लगाएंगे, तो ये जब इसका यूज करेंगे तो ये महंगी है तो वो भी ना महंगा हो जाएगा, रेसिस्टेंस ना लगाएंगे जल्दी फ्लो हो जाएगा, इस तरह से है। ठीक है, फिर इनके बाद आता है मान लो कापर है, फिर इसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। तो आयरन का तो यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते यार, इनसे सस्ता तो लोहा है, लोहे लगा ले, करंट तो उसमें भी मार देगा है ना, पर मारने से ज़्यादा खा लेगा, घूसखोर है ये,
ठीक है, ऐसे आदमी को पैसा क्या देना जो कि बोले वही इसको पैसा पहुंचा देना। अब आप 10,000 दिए, उसमें से 8,000 खुदे खा लिए, 2,000 पहुंचा दिया, तो ऐसे आदमी को तो भगाओ यार, क्या काम का ये तो। ठीक है, ये थोड़ा एल्युमिनियम बीच का है, 5 पहुंचाएगा 5 खाएगा, है ना। ये कॉपर वाला है, तो कॉपर वाला थोड़ा सा इससे महंगा है, लेकिन ये पहुंचाएगा तो ठीक है, 10 में आपको 8 पहुंचा देगा, 2 खा लेगा। और ये जो है बहुत कम खाएंगे, है ना, पर महंगे हैं इनका। अब महंगा हो गया, गड़बड़ हो गया मामला, इसलिए घरों में अधिकतर हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का, है ना। और जब बहुत ही थोड़ा सस्ता यूज करना है तो किसका, एल्युमिनियम की। इनकी वायर यूज करते हैं, इनकी वायर यूज नहीं करते हैं। तो हर मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। इसमें से अच्छा कंडक्टर कौन कहलाया फिर, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। हाँ, सिल्वर बिल्कुल मिनिमम रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, कुछ इसमें सुपर कंडक्टर भी हो जाते हैं। जब हम टेम्परेचर को बहुत डाउन कर देते हैं तब क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर। वो करंट को एक बार फ्लो कर दो, फ्लो ही होने देंगे, फिर दोबारा करंट लगाने की जरूरत नहीं है, पर उसको उतना टेम्परेचर ठंडा करना पड़ता है, तब होता है ना। सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं। तो हम घर में सुपर कंडक्टर ही लगवा लिया, तो पहले उस तार को फ्रिज लगा कर ठंडा करो तो वहाँ फिर उसमें सुपर कंडक्टर करंट नहीं ऐसा हो जाएगा सुपर कंडक्टर में कि ये पंखा है, सुपर कंडक्टर है, एक बार करंट दे दिए और फिर छोड़ दिए, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा यार, सुपर कंडक्टिविटी रहेगी, तो बंद ना होगा। जैसे मान लो, ऐसे समझो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो। कैसी हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, और किसी चीज को आप चला दो तो हमेशा क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकने वाली। आपकी अर्थ घूम रहे हैं, प्लैनेट घूम रहे हैं, ये सारी चीज घूम रहे हैं ना, क्या वहां पर फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन होता तो इतने साल में धीरे धीरे कुछ तो इसका मोशन क्या हो जाता, धीरे हो जाता। चल रहा है सो चल रहा है, ठीक है। अब वहां फ्रिक्शन लगा दोगे तो ये रुकना चालू हो जाएंगे। कोई फ्रिक्शन, ना हवा है, ना कुछ है, ना कुछ है, थोड़ा ग्रेविटेशन है, उसकी फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। तो चलिए फाइनली आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या है, द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। एक तरह का रुकावट है जो करंट के फ्लो में ये लगता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, नेम्ड आफ्टर जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नाम से इसकी रखी गई है। इसको डिनोट किससे करते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा से लिखित करते हैं। अब एक ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर अक्रॉस ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन इट्स रेसिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर है जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, टेम्परेचर पर, मटेरियल पर। तो यदि आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसकी वर्डिंग करोगे, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस देन रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। और यह कर सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यहाँ पर लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपॉन में है तो इनवर्सली बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर की बात करते, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, है ना। फिर ये मटेरियल है, फॉर डिफरेंट मटेरियल रेसिस्टेंस इज डिफरेंट, है ना। सिल्वर एंड गोल्ड हैज मिनिमम रेसिस्टेंस, वेयर एज कॉपर एल्युमिनियम हैज मीडियम रेसिस्टेंस एंड आयरन हैज मोर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, मोर रेसिस्टेंस, ये कम होगा, ये मीडियम होगा, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सारा इसको तैयार करना है, फिर इसका एक्टिविटी हम बाद में देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया रहेगा। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।